और दोस्तों कैसे हो? बहुत टाइम बाद मुलाकात हुई है। तुम भी सोच रहे होगे कहाँ हूं मैं इतने दिन से गायब। तो यार जैसे कि तुम्हें पता होगा, तुमने मेरे आखिरी के जो 2-3 व्लॉग देखे होंगे कि मेरी बैक में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी ZX10R की वजह से, और वो प्रॉब्लम मतलब बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से बढ़ गई थी। तो यार जो तुमने मेरा आखिरी व्लॉग देखा है, तो मैं लगभग एक हफ्ते पहले जयपुर आया था, और मतलब एक हफ्ते कुछ 10 दिन होंगे, 10 दिन से मैंने कोई नया व्लॉग नहीं बनाया है। तो उसका रीजन है कि यार मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम हो गई थी बैक के अंदर, जिसकी वजह से मेरे को सर्जरी करानी पड़ी। अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले ही मैं डिस्चार्ज होकर आया हूँ, और डॉक्टर थे तो मुझे अभी करंटली घर से बाहर निकलने के लिए मना कर रखा है, लेकिन एटलीस्ट घर में बैठ के तुम लोगों से बात तो कर ही सकता हूँ ना। तो सोचा तुम्हें बता दूं कि मेरे साथ ये सब क्या हुआ, और ये सब किस वजह से हुआ, क्यों हुआ, ZX10R का क्या हाथ है इसके अंदर। मतलब बहुत लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में ये पूछ रहे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर कि भैया क्या हुआ है, क्या हुआ है। मतलब मैंने मोटा मोटा तो उनको बता दिया था कि मेरे को काफी सारी स्लिप डिस्क हो गई थी, लेकिन अभी मैं तुम्हें डिटेल में ये समझाऊंगा कि ZX10R की वजह से वो स्लिप डिस्क क्यों हुई। तो आज मैं ज्यादा हिलूंगा डुलूंगा नहीं, एक ही जगह बैठे बैठे व्लॉग बनाओ, क्योंकि सबको तुम्हें पता ही है कि अपनी ऐसी तैसी हो रखी है, और डॉक्टर ने भी बोला ज्यादा हिलना डुलना नहीं है, कुर्सी पे मैं बैठ सकता हूँ कुछ टाइम के लिए। तो यार अपन बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। जब से मैंने 10R ली तब से लेके आज जो ये मेरी हालत है, ये पूरी रामायण मैं आपको बताऊंगा। मैंने अपनी ZX10R ली थी 2022 के अंदर दिसंबर में शायद से, और मतलब ईमानदारी से बताओ तो मैं सच कोई राइडर था भी नहीं। मतलब मेरे को राइडिंग का शौक था भी नहीं, मेरे को राइडिंग के व्लॉग्स देखने का शौक था। मैं क्या यूट्यूब के ऊपर राइडिंग के व्लॉग्स देखा करता था, काफी सारे यूट्यूबर्स के BMW दिखती है जिसमें S1000RR ZX10R बहुत फेमस थी उस समय। मतलब ऐसा कहूंगा, अभी भी बहुत फेमस बाइक है वो। ZX10R के रिएक्शन वीडियोस बनाया करते थे खूब सारे यूट्यूबर। तो मेरे को लगा यार अपन भी लेते हैं 10R। मतलब 10R से पहले मेरा और राइडिंग का कुछ भी कनेक्शन नहीं था। लिटरली उसके पहले मेरे पास कोई बाइक भी नहीं थी। मेरे पापा के पास थी CD100, जिस पे ही मैंने सीखी थी, और उसी को मैं चलाता था थोड़ी बहुत। और उसके पहले मैंने बस यही चलाई थी, बस 2 गाड़ियां, एक तो एक्टिवा और एक अपनी CD100। तो यार जैसा तुम सोच रहे होगे कि यार तूने एकदम से 100 cc से तू एकदम से 1000 cc के ऊपर कैसे जंप कर गया, तो मेरे को बहुत लोगों ने बोला था, दुनिया भर के लोगों ने, कि तू ऐसा कर कि पहले 100 cc की तूने चलाई ना, तो तू पहले 350 cc ले, 300 cc ले, उसके बाद तू 650 cc ले, उसके बाद तू 1000 cc ले। भाई इतना टाइम और पैसा क्या है तुम्हारे पास कि तुम बाइक बदल बदल के 1000 cc तक आओ। भाई मेरे पास थे पैसे, मैंने ले ली 10R। मेरे को इच्छा थी सुपर बाइक लेने की, मेरे को बनाए थे रिएक्शन वीडियो। उस समय मैं प्रो राइडर 1000 के बहुत सारे वीडियो देखा करता था। मतलब उसी से मेरे को क्रेज चढ़ा ZX10R लेने का। वो भाई तो अपने साथ है नहीं आज। मेरी 10R लेने के अंदर उन भाई का बहुत ही बड़ा हाथ है। ठीक है यार, फिर मैंने 10R ले ली। जब मैं, अभी तक याद है मेरे को, जब मैं 10R पे पहली बार बैठा था, तो उसकी जो राइडिंग पोजीशन है, उसका जो पोस्चर है, उसको देख के मेरे मुंह पे इतनी घबराहट थी ना। उसकी फोटो मैं दिखाता हूँ, ये रही। मतलब तुम्हें देख के पता पड़ रहा होगा कि कितना ज्यादा घबराया हूं मैं। ये ऐसा लग रहा था कि पता नहीं, कल लेटा हूं, बिल्कुल लेट के बाइक चलाऊं कैसा। एक तो है इतनी भारी और पावर इतनी ज्यादा ही, गलती से भी कुछ हो जाए तो हवा में ही जाएंगे सीधा। लेकिन किस्मत से कुछ हुआ नहीं, उसको आराम से मैं चला के घर ले गया। उसके बाद मैं धीरे धीरे 10R को कंट्रोल करना, 10R को चलाना सीखा। शुरू में तो मैं बहुत धीरे धीरे चलाता। मतलब मेरे को अभी तक याद है, मैं अपने जो फ्रेंड्स थे, मेरे नया फ्रेंड सर्किल बना था मेरा, जिनके पास सबके पास सुपर बाइक ही थी। जब मैं उनके साथ पहली राइड पे गया था ना, तो 10R लेके भी मैं एट मैक्स 80 की स्पीड पर ही जा पा रहा था। 80 से ऊपर भागते ही ऐसी हवा पड़ रही थी ना, मेरे को लग रहा था यार कैसे लोग चलाते हैं यार। वहां सब जा रहे थे 200 250, मेरी 100 टच करने में पड़ रही थी। 80 मेरे को कंफर्टेबल लग रही थी कि इतनी चलाएंगे। तो शुरू में तो मैं इतनी चलाता था, 80 100 फिर धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस होने लगी, मैंने स्पीड अपनी बढ़ाना चालू करी। 130 140 150 200 और 280 तक भी मैं उसको भगा चुका हूँ। उसका भी वीडियो देखना, ये देख लो। तो एक्चुअली क्या है, मैं रहता अजमेर में हूँ। मैंने 10R की डिलीवरी जयपुर से ली थी, क्योंकि कावासाकी का जो शोरूम है ना जयपुर के अंदर ही, अजमेर के अंदर कोई है नहीं इनिशियली। और अभी भी मतलब जब तक मेरी बैग ठीक थी, मेरा अजमेर और जयपुर के बीच में बहुत ही ज्यादा आना जाना लगा रहता था 10R के ऊपर। लगभग 130 140 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा अजमेर और जयपुर के बीच, जिसको मैं लगभग 1 से 1.5 घंटे के बीच में कवर कर लेता था, क्योंकि अपन क्या फुल स्पीड में जाते थे, बिल्कुल रॉकेट की तरह। तो यार जो लोग भी राजस्थान में रहते हैं, फिर जयपुर में रहते हैं, फिर NH48 पे इन जनरल आए हुए हैं, जो अपना अजमेर जयपुर वाला रोड है, तो तुम्हें पता होगा कि आखिरी 1-1.5 साल से इस रोड की क्या घटिया हालत हो रखी है। मतलब एक तो इनके बीच में इतने सारे जो फ्लाईओवर्स बन रहे हैं ना, मतलब काफी सारे फ्लाईओवर्स होंगे, उनके कारण कंस्ट्रक्शन का काम चलता था, जिसके कारण वो सारा ट्रैफिक को डाइवर्जन से जाना पड़ता था। इन्होंने डाइवर्जन तो बना दिया, डाइवर्जन के अंदर सड़कें इनने बनाई नहीं। बारिश के टाइम पे वहां पानी भरता था, वहां पे खड्डे थे। तो क्या 10R एक ट्रैक बाइक है, थोड़ी बहुत चीजें चेंज करिए ट्रैक से सड़क पे लाने के लिए, लेकिन बेसिकली वो पूरी की पूरी ट्रैक बाइक ही है। वो बनी है सीधी सड़क पे चलने के लिए। उसके सस्पेंशन तुम्हारे थार टाइप के नहीं है कि तुम खड्डों में भगाओगे तो आराम से चली जाएगी। तो मैं भगाता तेज था, तो मैं उसके सस्पेंशन थोड़े स्टिफी करके रखता था, तो खड्डों में जब भी मैं जाता तो बहुत ज्यादा झटके लगते थे मेरे को। अब क्या बेसिकली
पीड़ा क्या होता है यार, जो भी सुपर बाइकर्स हो तुम समझ पाओगे कि सुपर बाइक धीरे चलाया नहीं जाती, मतलब चलाई ही नहीं जाती, वो बहुत ही अनकंफर्टेबल रहती है। अब टेनर में क्या होता है, मैं उसको जितना तेज चलाऊंगा ना उतना ज्यादा हवा का प्रेशर मेरी छाती के ऊपर पड़ेगा, तो मेरे को नीचे झुकने में उतना जोर नहीं आएगा क्योंकि आगे से ही फोर्स लग रहा होगा ना हवा का। अभी NH48 पे इतने खड्डे हैं, मैं एक तो खड्डों में चला रहा हूँ, मेरी पीठ पे जोर आ रहा है और आगे से हवा का प्रेशर भी नहीं पड़ रहा है, क्योंकि कब खड्डों पे कितनी भगाऊंगा बताओ, मैं 15-20 की स्पीड भगा सकता हूँ, 30-40 की भगाऊंगा तो और ज्यादा धचके आएंगे। और डाइवर्शन भी लिटरली बहुत लंबे लंबे थे, ऐसा मान लो वहां पे जाम भी बहुत लगता था, एक डाइवर्शन निकलने में ट्रैफिक के अंदर कम से कम 10-15 मिनट लग जाते थे मेरे को। तो 10R का जो क्लच है वो भी बहुत ज्यादा टाइट है, तो एक तो स्पीड बहुत कम है, ऊपर से क्लच दाब रखा है, ऊपर से आगे की तरफ झुक रखा हूं, और स्पीड कम की वजह से मेरे आगे से हवा का प्रेशर भी नहीं पड़ रहा है, तो पूरा का पूरा जोर मेरी पीठ के ऊपर आता था। और अब पीठ की बात कही रहे तो मैं मेरी पीठ के बारे में बता देता हूँ। मतलब मेरा जो ऑफिस का काम है वो बेसिकली उसमें सिटिंग का काम है, मेरा वर्क फ्रॉम होम है, मैं घर पे बैठकर ही काम करता हूँ, तो मेरी लंबे टाइम की सिटिंग हो जाती है, कई बार 3-4 घंटे की, 4-5 घंटे की, कई बार 6-6 घंटे की भी एक साथ सिटिंग हो जाती है। तो ज्यादा सिटिंग से क्या लोअर बैक इन जनरल कमजोर हो जाती है आपकी, और इस कमजोरी के साथ ZS10R के ऊपर बैठना आगे की तरफ झुक के, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता था कई बार। तो ऐसा मानो लगभग 1 साल तक तो हर हफ्ते मेरा अजमेर से जयपुर, जयपुर से अजमेर आना जाना लगा रहता था। मैं सैटरडे को आता था अजमेर से जयपुर और मंडे सुबह लौट जाता था जयपुर से अजमेर। तो 1.5 घंटे के रास्ते पीठ पे बैग टांग के, मतलब मेरी पीठ के ऊपर मेरा बैग होता है जिसके अंदर मेरे कपड़े, मेरा लैपटॉप और मतलब काफी सारी एक्सेसरी छोटी मोटी होती है, जिसके कारण बैग का वजन काफी कई बार भारी हो जाता था। तो ऐसा मान लो हफ्ते में लगभग 2 ट्रिप मारना, 1.5 घंटे की, 2-2 घंटे की, लगभग हुए 3.5-4 घंटे, वो भी पीठ के ऊपर बैग लाद के। और मेरी आदत क्या है, मतलब मैं रास्ते में कहीं जनरल रुकता नहीं हूँ कि आधे घंटे चल लिए फिर चाय पी ली, मेरे को पसंद नहीं है, मतलब रुक के चलने में वापस जोर आता है। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि 1.5-2 घंटे की जर्नी में एक ही गो में कवर करूँ। तो कई बार ऐसा होता था ना कि मैं बैग टांग के भारी सीधे अजमेर आता था और बाइक से उतरता था, तो ऐसा मान लो कि मैं यूं उतर रहा हूं ना आगे की तरफ, अभी तो मैं झुक नहीं सकता क्योंकि मेरी पीठ के अंदर टांके लगे हुए हैं, तो मैं ऐसे आगे की तरफ झुकता था ना 10R से उतरते थे, तो मैं आगे ही रह जाता था, इतना ज्यादा दर्द होता था भाई पीठ के अंदर। अगर कोई मेरे को वीडियो मिलेगा तो मैं चीप दूंगा। तो ऐसे ही कुछ आखिरी नवंबर की बात है, जो 2024 का नंबर था, उसमें मैं जयपुर से अजमेर आ रहा था। तुम्हें तो पता ही यार इस बार सर्दी कितनी खतरनाक पड़ रही है, तो तुम मानो मैंने पूरा राइडिंग गियर पहन रखा था, जिसमें मेरी जो जैकेट है, राइडिंग जैकेट, वो भी काफी ज्यादा भारी है, उसके ऊपर मैंने ऊपर बड़ा सा अपना हेलमेट भी लगा रखा था। उसके अलावा सर्दी के कारण मैंने एक मोटी सी जैकेट भी पहन रखी थी, वो ज़ारा की जैकेट है, उसका वजन हुआ कभी यार 8-10 किलो के आसपास, तुम्हें फोटो भी दिखाता हूँ, ये वाली जैकेट। और उसके ऊपर था मेरा बैग, जिसके अंदर तुम मानोगे नहीं यार दुनिया भर का सामान भरा पड़ा था, क्योंकि मैं थोड़े ज्यादा टाइम के लिए जयपुर में रुकने आया था, तो मैंने बहुत सारे कपड़े, मेरे एक्सेसरीज हो गई, लैपटॉप की, मेरा खुद लैपटॉप हो गया, लैपटॉप भी मतलब भारी वाला है, जो मेरा मैकबुक प्रो है उसका वजन भी काफी ज्यादा है। तो मोटा मोटा ऐसा मान लो बहुत ही ज्यादा भारी वजन हो गया था मेरे बैग का, तो मेरे को आगे झुक के एक तो चलाना और मेरे को इन सब चीजों का वजन ढोना, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा भारी हो गया था। तो जयपुर से अजमेर पहुंचने मेरे को करीब 1.5-2 घंटे लगेंगे एज यूजुअल, जितने लगता है मेरे को। अभी क्या ट्रैफिक भी थोड़ा ज्यादा रहता है ना, तो पीठ तो इन जनरल दुख जाती है, लेकिन मेरे को नहीं पता था इस बार इतना बड़ा कांड हो जाएगा, इतनी ज्यादा तकलीफ हो जाएगी। मैं अजमेर पहुंचा और मैं बाइक से उतरा, उतरते मेरे को तीखा सा दर्द हुआ बैक के अंदर, लेकिन मेरे को लगा यार कि एज यूजुअल जो दर्द होता है मेरे छोटा मोटा वही होगा। मैं उठा और कुछ टाइम तक तो मानोगे नहीं, मतलब 1-2 मिनट तक तो मेरे से ऐसे पूरा सीधा ही नहीं हो गया, मैं ऐसे झुके झुके गया और मैं सोफे के ऊपर बैठ गया, इतना ज्यादा दर्द होता है मेरी पीठ के अंदर। तो यार मेरे को तो ये लगा कि यार जो अपने सिटिंग से दर्द होता है नॉर्मल वाला वही दर्द होगा। मैं बाद में बताता हूँ एक्चुअली किस चीज का दर्द था जो मेरे को अभी अभी पता पड़ा है। तो मैंने सोचा रेस्ट करेंगे 2 दिन, थोड़ा लेटेंगे, चली जाएगा दर्द अपने आप ही, लेकिन कसम से वो दर्द गया नहीं, वो दर्द तीखा सा मेरे वहीं पे रहा। अभी कितना टाइम हो चुका है, नवंबर से अभी तक वो दर्द मेरे अभी तक था, मेरे ऑपरेशन होने के पहले तक। और वो दर्द आया था ना कि मतलब मैं बैठूं, मैं खड़े हूं, वो दर्द रहता था मेरे, मतलब खड़ा होता था तो 15-20 मिनट, आधे घंटे ज्यादा मैं खड़े नहीं हो पाता था, मेरे दर्द बहुत ज्यादा होने लग जाता था, तो मेरे को बैठना ही पड़ता था। 31 दिसंबर की सुबह मैं तुम्हें बताता हूँ क्या हुआ। मैं बेड पे सो रहा था आराम से, एज यूजुअल जैसे मैं उठता हूँ वैसे उठा, और मेरे को बहुत जोर से पीठ के अंदर दर्द हुआ, मतलब ऐसा तीखा सा दर्द है कि कोई सुई चुभा रहा है गरम गरम, और वो दर्द ऐसा हुआ कि मैं खड़े होते ही बैठ गया वापस। मतलब ऐसा कुछ दर्द मेरे पहले कभी हुआ था नहीं, तो मेरे को नहीं पता किस चीज का था। मेरे को लगा यार ऐसी सोने में कोई दिक्कत हो गई होगी, मतलब कौन ही सोचता है कि आपको स्लिप डिस्क हो जाएगी या फिर कोई बीमारी हो जाएगी, है ना, सो के उठने से केवल। तो दर्द बहुत खतरनाक सा था, लेकिन फिर भी मतलब किसी तरह मैं उठा, दर्द था लेकिन मैं फिर भी चल फिर पा रहा था उस समय तक, आराम से गया एज यूजुअल अपनी जो एक्टिविटीज कर रहा था, मैंने करी, व्लॉग बनाया मैंने आराम से। तो मोटा मोटा ऐसा मानो 31 दिसंबर मेरा दर्द के अंदर गुजरा, मेरी पीठ के अंदर अच्छा खासा दर्द उस समय चालू हो चुका था। अब आते हैं 1 जनवरी 2025, वो दर्द जो मेरी पीठ का था ना वो आ चुका था मेरे जो हिप्स होते हैं ना वहां के अंदर। अब वो दर्द ऐसा नहीं था मसल पेन था, वो साफ मेरे को खड़े होने पे पता पड़ा था कि जो मेरी नसें है ना वो खिंच रही है कुछ, या फिर ऐसा कर रहा था करंट सा आ रहा है मेरी नसों के अंदर। और ऐसा समझ में आ रहा था कि वो जो दर्द है वो बैक के अंदर ओरिजिनेट हो रहा है, वो कुछ और चीज का दर्द नहीं है, बैक में ऐसा कुछ हो रहा है जिसके कारण वो दर्द हो रहा है। तो खड़े होने पे बहुत ज्यादा मेरे को दर्द होने लग गया था उस समय, और बैक में भी दर्द होने लग गया था मेरे को। तो 1 तारीख को मेरे इतने दर्द था, मैं ऐसा मार रहा हूँ पूरे दिन लेटा ही रहा, वो दर्द गया भी नहीं, 1 तारीख के बाद छोड़ो 2 तारीख को भी नहीं गया। और
2 तारीख को मैं सोचा एक बार कि यार मतलब हमारे घर के पास ही एक है नेचुरल थेरेपी वाला, मतलब मसाज और वो सब कर कुरा के पीठ पीठ का दर्द गायब कर देता है। ऐसा मान लो पहलवान है, बेसिकली तुम्हें समझाओ तो पहलवान है हमारे घर के पास वो। तो मैं उसके पास गया, उसने मेरी पीठ चेक करी, तो पीठ पे क्या उसको सूजन सी दिखी, मतलब एक साइड में। तो उसने बोला मेरे को भैया आपके शायद स्लिप डिस्क है। तो उसने कुछ मसाज वसाज करी, बोला भैया आप रोज मेरे पास आ जाना, मैं आपका ठीक कर दूंगा। तो उसने जो पहले दिन मसाज करी उससे तो मेरे को काफी असर हुआ, मतलब मैं थोड़ा बहुत खड़े हो पा रहा था। तो मैंने उससे 2-3 और मसाज कराई। मेरी पीठ में पेन था और लेग में भी, जो मैंने जैसे मैंने बताया कि हिप्स के अंदर पेन था, जो नस वाला पेन था वो। तो मैं उस मसाज पहलवान के पास 2-3 दिन गया। मेरे को लिटरली पहले दिन ही असर महसूस हुआ, फिर मेरे को असर महसूस होना ही बंद हो गया। तो मैं सोचा इसके पास जाना बंद करते हैं, अपन खुद एक बार रेस्ट करके देखते हैं, बॉडी क्या पता अपने आप रिकवर कर ले। तो तब से लेके लगभग 1 हफ्ते में बेड रेस्ट पे रहा, मतलब चलना फिरना ही मैंने बंद कर दिया प्रॉपर। और मानोगे नहीं भाई साहब, मेरी पीठ का जो दर्द था ना बिल्कुल गायब हो गया, बिल्कुल गायब। तो मैंने सोचा अच्छा यार अब पीठ का दर्द गायब हो गया है और थोड़ा बहुत हिलडुल भी पा रहा हूँ, तो अपन फिर थोड़ा चल के देखते हैं ना। मैं सोचा थोड़ा घर के अंदर वॉक करते हैं, 500-1000 स्टेप्स क्या जा रहा है। फिर मैं खड़ा हुआ, 1-2 मिनट चला। मेरे को राइट पैर में ऐसा लगा कि कमजोरी आ रही है, मतलब कमजोरी क्या बताऊं, कि ऐसा नहीं था कि पैर सुन हो रहा है, लेकिन इसको हिलाने में फिर भी दिक्कत हो रही है। तो मेरे को लगा 1 हफ्ते से बेड रेस्ट है, चले फिर नहीं है, तो उसके कारण होगा, थोड़ा बहुत चलूंगा तो ठीक हो जाएगा। तो मैंने गलती क्या करी, सबसे बड़ी, मैं घुस गया भाई साहब नहाने के लिए, और मैं खड़े होकर आराम से नहा रहा हूँ भाई। 1-2 मिनट बाद तो मेरी ऐसी हालत हो गई कि ये पैर ऐसा मान लो काम करना ही बंद कर गया, पूरा लोड मेरे लेफ्ट पैर के ऊपर आ रहा था। और मेरे को ही पता है भाई कैसे, तो मैं नहा के निकला, कपड़े पहने, और नहा के निकलती सबसे पहले मैं सामने बेड था उस पर जाके पड़ गया कि इस पैर को थोड़ा आराम तो मिले। और मैं जैसे जिस तरीके से मैं चल रहा था ना, मतलब मेरे पास वीडियो है एक, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये देखो। ऐसा लग रहा था कि मेरे राइट पैर में बिल्कुल जान ही नहीं है, मैं राइट पैर को एक तरीके से घसीट रहा हूँ, मतलब राइट पैर ऐसा लग रहा था कि पैरालाइज टाइप सा हो रहा है कुछ। तो मैं जाके वापस लेट गया यार, मेरे को लगा पूरी तरह ठीक हुआ नहीं होगा। तो फिर मैं 1-2 दिन ऐसे ही लेटा रहा कि एक बार वापस चलने की ट्राई करेंगे। तो 1-2 दिन बाद मैंने वापस चलने की ट्राई करी, लेकिन वही दिक्कत हो रही थी, जैसे ही खड़े होता मेरे हिप्स के ऊपर बहुत ज्यादा नसों वाला पेन आता और राइट पैर मेरा थोड़ा सा काम करना बंद कर चुका होता। तो मेरे को लगा यार ये तो दिक्कत है। तो मैंने क्या करा कि मैं सोचा यार डॉक्टर को दिखाना जरूरी है, डॉक्टर को दिखा देते हैं। अब अजमेर में क्या है, डॉक्टर्स हैं लेकिन जान पहचान के उतने है नहीं, और मेरे को नहीं पता था कौन अच्छा है कौन कैसा है। तो मैं सोचा एक बार जयपुर जाते हैं, वहां पे जान पहचान के डॉक्टर्स हैं, उनसे दिखाते एक बार कि भाई प्रॉब्लम क्या है। तो मैंने इमरजेंसी में चिंटू को फोन करा कि भाई ये दिक्कत है, मेरा राइट पैर जा रहा है, तू आ जा। तो उसने मेरे को बोला ठीक है यार 1-2 दिन में आता हूँ। मैंने बोला ठीक है यार आ जाएगा। तब तक कितना नुकसान होगा भाई साहब, बहुत नुकसान हो गया। मेरा जो राइट पैर का पंजा था ना, 1-2 दिन में उसके साथ हुआ क्या कि पहले दिन तो थोड़ा थोड़ा काम करना वो रुका, दूसरे दिन और थोड़ा रुका, और तीसरे दिन भाई साहब उठना ही बंद हो गया। मतलब राइट पैर का मेरा पंजा ऊपर उठना पूरा बंद हो चुका था, पूरा पैरालाइज हो चुका था। तो फिर जैसे ही चिंटू आया, मतलब इमरजेंसी, मतलब वो आया 1-2 घंटे के अंदर, हम कार में बैठे, सामान पैक करो, जयपुर की तरफ निकल लिए। और अगले दिन डॉक्टर के साथ मेरा अपॉइंटमेंट था, मतलब नाम तो ही लूंगा, लेकिन बहुत ही अच्छे खासे न्यूरोलॉजिस्ट है वो, इंडिया के ही मान लो। तो उनके पास हम गए, उनने बोला सबसे पहले मेरे को यार चल के दिखाओ। मैं चल के दिखाया, जैसे मैं चल रहा था वैसे ही दिखाया, मतलब राइट पैर एक तरीके से मैं घसीट ही रहा था, ऐसा मान लो लचक आ रही थी राइट पैर में, राइट पैर बिल्कुल काम करना बंद ही कर गया था। तो उनने मेरे को ये बोला कि देखो यार अगर आपके पैर में दर्द होता, कुछ साइटिका का कुछ होता, तो वो ठीक भी हो जाता, मतलब पेन होता है उसको आप ठीक कर सकते हो पेन किलर से, मसाज से, थेरेपी से। लेकिन आपके एक तो राइट पैर में पेन नहीं हो रहा है और आपका पंजा भी उठना बंद हो चुका है, तो भाई साहब ये सीरियस बात है। उन्होंने बताया आपको जो स्लिप डिस्क है वो इतनी ज्यादा सीवियर है कि अंदर आपको कोई ना कोई नस दबा रही है, और उसकी वजह से आपको जो राइट वाला पंजा है वो काम करना बंद हो चुका है। और उसने ये बताया कि अगर अपन ज्यादा टाइम तक रुके, ज्यादा टाइम तक इसको ऐसे ही रहने दिया लटका हुआ, अगर ये काम नहीं करा, तो ये पंजे की बहुत कम चांस है कि दोबारा आपको उठेगा, पैरालाइज हो जाएगा। देखो मेरे को तो ये लगा था स्लिप डिस्क हो गया। स्लिप डिस्क भी बड़ी बीमारी, लेकिन इतनी बड़ी नहीं है कि मतलब कि आपका पैर ही पैरालाइज हो जाए, राइट वाला फुट ही पैरालाइज हो जाए आपका। तो मैं तो एकदम घबरा गया यार कि यार ये अब क्या करेंगे यार, ये काम नहीं कर रहा, डॉक्टर ऐसे बोल रहे हैं। तो डॉक्टर ने पर्चा लिख के दिया, उन्होंने मेरे को बताया कि यार हम आपके साथ ऐसा करेंगे कि कुछ तो स्टेरॉइडल इंजेक्शन आते हैं जो आपकी स्पाइन में लगते हैं, जिसके कारण के नसें वसें थोड़ी रिलैक्स हो जाती है, तो फुट में वापस आपके मूवमेंट आ जाता है। आपके साथ अपन 3 इंजेक्शन लगाएंगे, अगर उनसे ठीक नहीं हुआ तो आपकी सर्जरी करनी पड़ेगी। अब यार तुम लोगों को पता है कि सर्जरी के नाम से अपन लोग कितना डर जाते हैं, अपने माँ बाप, अपने घर वाले, उनको लगता है कि सर्जरी बॉय साहब हाय क्या ही हो गई सर्जरी। तो मेरे भी दिमाग में ऐसा ही था कि यार सर्जरी तो ऐसे कैसे करा ले यार, मतलब एक ही डॉक्टर से बात करिए, ऐसे थोड़ी करा देंगे सर्जरी यार, क्या पता कुछ और इलाज हो, क्या पता मसाज से ठीक हो जाए, क्या पता फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाए। वो डॉक्टर तो मेरे को लिटरली ये बोल रहे थे कि आप तो अभी एडमिट हो जाओ, मतलब अभी जस्ट हम आपका अभी से इलाज करेंगे, आपको अभी एक इंजेक्शन तो अभी ठोक देंगे पीठ के अंदर। लेकिन था कि यार वो सकरात का दिन था, और मेरा प्लान था कि यार सकरात देखो यार, हम जयपुर वाले हैं, हमारे लिए सकरात बहुत बड़ी चीज है, हम पतंग उड़ाते हैं, हम पूरी मौज करते हैं छत के ऊपर। तो मेरा प्लान वही था यार, दोस्तों के पास जाएंगे, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे। तो मैं टेंशन में तो आ ही गया था। तो मैं सोचा यार अब इतना लेट हो गए हैं तो एक दिन में और क्या ही होगा। तो मैंने मेरे भाई को बोला कि चल यार अपन तो सकरात मनाते हैं आज, कल अपन डिसाइड करेंगे फाइनल कुछ कि अपने को क्या करना है इस पैर का। अगले दिन यार मैंने डिसाइड करा कि एक अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट को तो दिखा दिया, एक फिजियोथेरेपिस्ट को भी दिखा देते हैं, ठीक है। तो मैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास गया, उसको मैंने अपनी एमआरआई दिखाई। मतलब फिजियोथेरेपिस्ट का काम, फिजियोथेरेपिस्ट का ऑपरेशन से कुछ लेना देना नहीं है, उसका काम है कि वो नेचुरल तरीके से फिजियोथेरेपी करके आपका पैर ठीक कर दे। और वो अच्छा खासा फिजियोथेरेपिस्ट था, वो बोल रहा था कि भाई साहब मैं दिन के 2000 रुपए लेता हूँ। तो वो चाहता तो वो मेरे से आसानी से पैसे छाप सकता था फिजियोथेरेपी कराने के लिए, लेकिन वो इतने सही थे, उन्होंने मेरे को बोला कि यार देखो मैं चाहता तो आपसे पैसे लेता फिजियोथेरेपी के लिए, लेकिन आपकी जो एमआरआई है, एमआरआई तुम्हें दिखा
दिखाता हूँ एक बार, ये देखो। तो उन्होंने मेरे को बताया कि आपकी जो एमआरआई है उसको देख के साफ पता पड़ रहा है कि ये जो आपकी डिस्क है वो आपकी नर्व को इतना ज्यादा दबा रही है ना कि अगर हम फिजियोथेरेपी भी करेंगे तो उसका कोई असर नहीं होगा। ये जो नर्व है, जो मतलब नर्व ऐसा मान लो कि अपने दिमाग से है ना अपने जो पैर की मसल है उसमें सिग्नल कैरी करती है कि पंजे को ऊपर उठाओ, वो अब नर्व भी दबी हुई है तो सिग्नल नहीं जा पा रहा। तो आपकी इतनी दबी हुई है कि मैं आपको फिजियोथेरेपी कराऊंगा तो उसका भी कोई असर नहीं होगा, आपको सर्जरी करानी पड़ेगी, ये सर्जरी का मामला है। आप सर्जरी करा के मेरे पास आओ, फिर मैं आपको कराऊंगा फिजियोथेरेपी, फिर आप ठीक हो जाओगे। और उन्होंने थोड़ा बहुत मेरे को डाटा भी कि यार आपका जब पंजा 3-4 दिन पहले काम करना बंद कर चुका था तो आप इतना लेट क्यों हो गए, आपको तुरंत जाना चाहिए था, आपको तुरंत सर्जरी करानी चाहिए थी। तो तब तो मेरे ऐसा हो कि यार जो न्यूरोलॉजिस्ट है वो भी ये बोल रहे हैं कि सर्जरी कराओ, जो फिजियोथेरेपी है जिसका वो डिपार्टमेंट ही नहीं है वो भी मेरे को बोल रहे हैं कि आप पहले सर्जरी करा के आओ। तब मेरे को लगा कि यार अब सर्जरी करानी पड़ेगी, जब सब इतना बोल रहे हैं तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो एक क्या है, एक जानकार है, मेरे भाई है, उसके जानकार, उसका दोस्त है, तो उसकी जानकारी भी एक न्यूरो सर्जन है। सर्जन मतलब जो एक्चुअली मेरी सर्जरी जिनने करी वही। तो मैंने चिंटू को बोला कि यार एक बार उनसे मिलके आते हैं अपन यार, और देखते हैं कि मतलब क्या क्या है, क्या क्या कैसे होगा। फाइनली उनको एक बार कंफर्म कर लेते हैं। तो शाम के टाइम उनके पास गए, उनने रिपोर्ट देखी। उनको तो क्या, वो तो न्यूरो सर्जन है, उनका काम ये सब है यार, उनने बहुत सारी सर्जरी करी, उनको पता है क्या होता है क्या नहीं होता। उनने एमआरआई रिपोर्ट देखी, उनने मेरे को क्या क्या बताया वो तुम्हें बताता हूँ। फट गई मेरी सुनकर लिटरली। उन्होंने मेरे को बताया भाई साहब आपके पहली बात तो एक नहीं, आपके 3 स्लिप डिस्क है, ठीक है, तीनों के तीनों मेरी खराब थी बिल्कुल। और तीनों में से जो बीच वाली स्लिप डिस्क की जो L3 और L4 होती है, उनके बीच में जो डिस्क थी वो इतनी ज्यादा रप्चर हुई थी कि वो पूरी की पूरी नर्व्स को दबा रही थी। और उन्होंने मेरे को ये बोला कि यार आपकी इतनी ज्यादा रप्चर हुई है, आपका तो केवल राइट पंजा नहीं हिल रहा, मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा आपका लेफ्ट वाला कैसे नहीं हिल रहा, आपको वो भी नहीं हिलना चाहिए था, आपके तो यूरिनेशन वगैरह में प्रॉब्लम आनी चाहिए थी, आपके मतलब एक तरह से पूरी लोअर बॉडी में प्रॉब्लम आनी चाहिए थी, लेकिन आप इतने स्ट्रांग हो कि पता नहीं आपके प्रॉब्लम क्यों नहीं आई। तो उन्होंने बोला देखो यार कुछ नहीं है, अब क्या सर्जरी आपको करानी पड़ेगी, उसके अलावा कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं, आप जितना लेट करोगे उतना ज्यादा आपको नुकसान होगा। उन्होंने मेरे को बताया कि आपके लेफ्ट पैर में प्रॉब्लम आएगी, आपकी पूरी लोअर बॉडी में प्रॉब्लम आएगी, चाहे अभी तो नहीं आई है लेकिन क्या पता एक हफ्ते बाद है, क्या पता 15 दिन बाद है, क्या पता 1 महीने बाद है, लेकिन वो प्रॉब्लम आपके आएगी ही आएगी। तो फिर मैंने मेंटली अपने आप को स्ट्रांग बना के ऐसा डिसीजन ले लिया कि यार सर्जरी करानी ही करानी है, अब कोई ऑप्शन है ही नहीं अपने पास। तो उन्होंने मेरे को ये बोला, मतलब इतनी इमरजेंसी थी, उन्होंने मेरे को बोला आप मेरे पास कल आओ, सुबह 8 बजे आप हॉस्पिटल में आ जाना, वहां पे एडमिट हो जाना, मैं आपकी 2 बजे के बाद सर्जरी कर दूंगा, मतलब जिस दिन एडमिट हो रहा हूँ उसी दिन सर्जरी। और उन्होंने ये भी नहीं बोला कि आप नॉर्मल जाके एडमिट, बोला आप तो इमरजेंसी में जाओ, वहां पे जाके एडमिट हो जाओ आप तुरंत। तो मैंने बोला ठीक है यार अब तो करवानी है तो करवानी पड़ेगी। अब आते हैं सर्जरी वाले दिन के ऊपर। अपन थे मेंटली प्रिपेयर्ड बिल्कुल। मैं गया सुबह 8-8:30 बजे के आसपास में हॉस्पिटल पहुंच गया था, और वहां जाती है अपन इमरजेंसी में घुस गए सीधा कि भाई डॉक्टर ने हमको बुलाया, इनसे कंसल्ट करा है, इनका ये इलाज कराना है हमको। उनने मेरे को एडमिट कर लिया बिल्कुल तुरंत प्रभाव से। उनने मेरा ब्लड सैंपल लिया और ईसीजी रिपोर्ट, मतलब उनको जो भी प्री सर्जरी रिपोर्ट चाहिए थी उनने सारी कर ली, सारी की सारी नॉर्मल आई। और मतलब इमरजेंसी इतनी थी कि वैसे मैंने बताया कि 2 बजे के बाद सर्जरी होने वाली थी, वो उनने पहले ही शिफ्ट कर दी 11 बजे। तो सोचो मैं तो अभी भी हॉस्पिटल में पहुंचा हूँ, बस 8:30 9 9:30 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, मेरी रिपोर्ट चल रही है और ऐसा पता पड़ रहा है कि यार सर्जरी तो बस अब चालू ही होने वाली है। मतलब लगभग 10:30 बजे के आसपास मेरे को ले गए ऑपरेशन थिएटर के पहले जो रूम होता है ना, प्री ऑफ वाला रूम, जहाँ पे मतलब प्रिपेयर करता है मेरे को सर्जरी के लिए, उसके अंदर वो मेरे को ले गए। उसके अंदर उन्होंने मेरे कपड़े वपड़े चेंज करे, मेरे को कपड़े वपड़े पहनाए, जो हॉस्पिटल के कपड़े होते हैं ना वो सब पहनाए के बाद वो मेरे को ले गए ऑपरेशन थिएटर के अंदर। मतलब यार पूरी जिंदगी में पहली बार ऑपरेशन थिएटर में घुसा था, मतलब जैसा पिक्चरों में दिखाता है ना वैसा नहीं होता है कि छोटा सा एक कमरा है जिसमें डॉक्टर है, एक बेंच पड़ी है, नहीं। ऑपरेशन थिएटर था बहुत बड़ा भाई साहब, मतलब मेरी सोच से बहुत बड़ा था। वहां पे 4-5 डॉक्टर थे, कोई मेरी एमआरआई देख रहा है, कोई एक दूसरी रिपोर्ट देख रहा है, कोई कंप्यूटर पे कुछ कर रहा है, और यहाँ औजार पड़े हैं, कुछ पड़ा है। तो मतलब मैं ऐसे चल के नहीं गया, मेरे को जो होती है ना बेड चलने वाला, उस पर लिटा के लेके गए थे, वो लिटा के ले गए, मेरे को ऑपरेशन थिएटर में जाके पटक दिया। मेरे पास में वो बेंच पड़ी हुई थी जिसके ऊपर मेरा ऑपरेशन होना था, उसको देख के मेरी फट गई भाई साहब। बेंच ऐसी थी कि मतलब फोटो मिलती दिखाता तो मैं ऐसी, इधर हाथ जाएगा, इधर पैर जाएंगे और ऐसे तुम्हें लिटाएंगे, तो देख के मेरे को डर लग रहा था। और डर मेरे को ज्यादा ऑपरेशन से लग भी नहीं रहा था, मेरे को डर लग रहा था एनेस्थीसिया में जाने से। एनेस्थीसिया मतलब जो स्पाइन का ऑपरेशन होता है ना, उसके अंदर एनेस्थीसिया आपको लोकल वाला नहीं है। लोकल से मतलब ऐसा नहीं कि आपके स्पीड सुन करेंगे, वो आपको पूरा का पूरा ही सुलाते हैं, क्योंकि क्या स्पाइन के ऑपरेशन पर थोड़ा सा भी आप हिलडुल गए तो स्पाइन इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, कोई भी नस कट फट गए तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, तो पूरा का पूरा ही सुलाते हैं। तो ऑपरेशन थिएटर में घुसते मैंने उसको बोल दिया, जो बंदा था जो मेरे को लेके आया था, कि यार देखो मेरे को ऑपरेशन डर नहीं है, मेरे को एनेस्थीसिया है डर है, मेरे को कैसे बेहोश करोगे। तो उन्होंने पहले क्या करा, मेरे हाथ में कैनुला तो लगा हुआ था। कैनुला मतलब ये होता है, देखो उन्होंने इसके अंदर आधा इंजेक्शन कुछ तो डाला, उन्होंने बोला कि इससे आप रिलैक्स हो जाओगे, आपको फिर डर वर नहीं लगेगा। लेकिन पता नहीं क्या, तो अपना शरीर है ऐसा भाटेदार, मेरे को कुछ हुआ ही नहीं उससे। तो उसने पूछा कि भैया आपको नींद भी ना लग रही होगी, मैंने बोला कुछ भी नहीं लग रहा। तो उसने आधा इंजेक्शन और डाल दिया, मेरे को फिर भी कुछ नहीं लग रहा था। तो क्या हुआ, उसने क्या करा कि वो ऑक्सीजन मास्क होता है उस टाइप का कुछ लाया। उसने मेरे को बोला भैया इसमें ऑक्सीजन है, चलो ये तो लगो, एनेस्थीसिया बाद में सोचेंगे। उसके अंदर एक्चुअली एनेस्थीसिया वाली गैस ही थी, वो जो भी होती है। तो मैंने ऑक्सीजन मास्क लगाया, जो भी मास्क था वो। उसने बोला आप गहरी सांस लो, आराम से ऑक्सीजन लो। तो ऑक्सीजन की स्मेल कुछ अजीब लग रही थी, ऑक्सीजन थी भी नहीं, वो एनेस्थीसिया वाली गैस ही थी, तो कुछ चॉकलेट टाइप की स्मेल लग रही थी। मैंने एक ही गहरी सांस ली, उसके बाद मैं सीधा जैसे सोया हुआ था ना, ऑपरेशन थिएटर में ही उठा मैं सीधा। और उठते ही मतलब ऐसे मैं था, मैंने उससे यही पूछा बंदे से कि ऑपरेशन हो गया क्या। उसने बोला भाई साहब ऑपरेशन हो गया आपको। मेरे को बोला ठीक
यार फाइनली हो गया। तो क्या मेरा तो पहला ऑपरेशन था, पहले कभी कुछ हुआ भी नहीं था और स्पाइन का ऑपरेशन था, मेजर ऑपरेशन में आता है। तो उन्होंने मेरे को एक दिन तक तो आईसीयू के अंदर रखा कि चेक वेक कर ले, कुछ बुखार उखार तो नहीं आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। ऑपरेशन खत्म होने के लगभग 2-3 घंटे बाद में पूरे होश में आ चुका था, मेरे को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, मैं लेटा हुआ था बस। अब ऑपरेशन थिएटर में होता क्या है, आपके शरीर से दुनिया भर की चीजें घुसा देते हैं। मतलब कैन्यूल लगा हुआ ही था, एक मेरे ऑक्सीजन मास्क लगा रखा था इनने आईसीयू के अंदर, एक ये हाथ पे लगा रखा था वो बीपी नापने का होता है वो, उसका एक वायर जा रहा था। एक जो मेरी पीठ थी ना उसके अंदर एक इन्हें पाइप से लगा रखा था जो ब्लड निकाल रहा था पीठ के अंदर, मतलब क्लॉट नहीं बन जाए। तो एक पाइप पीछे लगा हुआ था और एक पाइप यहाँ लगा हुआ था यहाँ, और इसके अलावा मतलब 3-4 यहाँ पे लगे हुए थे, मतलब ईसीजी नापने के लिए, उससे 3-4 ऐसे वायर निकल रहे थे। और क्या सीधे लेटे लेटे मैं बिल्कुल थक गया था मतलब आईसीयू के अंदर। तो यार अब हिलू भी गया था, इधर हिलू तो ये पाइप निकल जाए, इधर हिलू तो ये पाइप निकल जाए। तो फिर डॉक्टर वॉक्टर आए, उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, आप ऐसा करो करवट लेते रहना लेफ्ट राइट, आप सीधे मत सोना, ताकि मतलब आप थोड़ा मतलब आपकी बैक बिल्कुल रिजिड नहीं हो जाए। तो आप लेफ्ट राइट करवट लेते रहना आराम से। और आईसीयू तो ऐसा होता है भाई, उसके अंदर फोन वोन कुछ भी अलाउड नहीं होता। तो 24 घंटे मैं परेशान हो गया, सीधे लेटा क्या ही करूं, एक बंदा आईसीयू में क्या ही करेगा। तो यार मशीनों के साथ खेलने लग गया और तो कुछ काम था नहीं। एक है ना वायर होता है यहाँ पे लगा हुआ, वो आपकी उसको नापता है ब्रीदिंग रेट, क्योंकि ब्रीदिंग रेट कितनी है, मतलब कुछ 15-17 थी मेरी। तो मैंने सोचा कि यार ये किस चीज़ की लाइन है, मतलब मैं क्या, जब भी मैं स्ट्रेस में होता हूँ तो मैं धीरे धीरे सांस लेता हूँ ऐसे को, फिर इसको रोकता हूँ 2 सेकंड, फिर निकालता हूँ। तो मैंने वही करने लगा, तो उसके ऊपर क्या टीबी पे एरर आने लगा, मेरी ब्रीदिंग रेट कम होने लगी। तो मेरे को लगा ये सही चीज है यार। तो मैं सोचा यार एक बार पूरी सांस रोक के देखते हैं 30 सेकंड के लिए कि क्या होता है। तो मैंने सांस रोकी, अंदर ली, जैसी सांस रोकी भाई साहब 10-15 सेकंड में तो बी 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 देखिए इमरजेंसी होती, बी बोलेगा मेरी फटी की साला, अभी कोई भाग के आएगा, बोलेगा मर तो नहीं रहा, इसको सीपीआर देते हैं। तो यही सब बकचोदी करी फिर आईसीयू के अंदर। अगले दिन डॉक्टर आए, उन्होंने बोला अब हम आपको चलाएंगे। मैंने बोला क्या बात है यार, ऑपरेशन के 1 दिन बाद ही चला दोगे? तो वो आए, मेरे को बताया कैसे खड़े होना है, और टेढ़े होके मैं खड़ा हुआ, और मेरे को लगा क्या ही होगा, तो उतना ज्यादा दर्द नहीं हो रहा था क्योंकि मैं पेन किलर पे था ना। तो मेरे को लगा खड़े होकर चल देंगे। मेरे को ही पता है मैं कैसे खड़ा हुआ, बेड पे पैर लटका रखे हैं। जैसे ही मैं खड़ा हुआ, वो टांके वाली जगह पे ऐसा दर्द नहीं कहूंगा मैं उसे, मसल पेन कहूंगा, क्योंकि क्या है वो जो काटता है ना पीठ, तो ऐसा तो नहीं है कि पीठ ही कट रही है, बस ऊपर मसल्स फाइबर्स वगैरह जो भी होता है, स्किन वो सब कटती है। तो खड़े होने पे मेरे को उस जगह पे ऐसा मसल सा पेन हुआ एक बार, तो ऐसे ऐसे पैर हिल गए मेरे की, कैसे चलेंगे। तो फिर उन्होंने मेरे को हाथ पकड़ के, वही जो आईसीयू था न्यूरोलॉजी वाला, उसके अंदर इनने मेरे को ऐसे थोड़ा बहुत चलाया। मेरे को लगा ठीक है चलेंगे फिरेंगे ठीक हो जाएंगे। और डॉक्टर ने मेरे को कहा आज के दिन आपको ये करना है, आपको चलते रहना है, आपको खड़े नहीं होना, मतलब आपको लेटना नहीं। आपको लेटना तभी है जब आप प्रॉपर थक जाओ कि अब तुम्हें से बैठा भी नहीं जा रहा, नहीं तो आपको चलना है या फिर बैठना है। तो फिर उसी दिन वही है, मैं घूमता रहा। फिर मेरे को आईसीयू से जनरल वार्ड के अंदर शिफ्ट कर दिया, और जो मेरी पीठ के अंदर पाइप जा रहा था, जो खून निकाल रहा था, उसको भी निकाल के नॉर्मल ड्रेसिंग व्रेसिंग कर दी, बढ़िया हो गया एकदम। तो जनरल वार्ड में उस दिन मेरे साथ मेरा भाई रुका हुआ था। हमने दिन भर यही करा, मतलब जो भी खाना आता हॉस्पिटल का, इतना सादा खाना भाई, वो चीनी छोड़ो नमक भी नहीं डालते, वो नमक आपको अलग से देते, वो आपको मिर्ची भी अलग से देते कि आपको डालनी है तो डालो। तर अपन तो राजस्थानी लोग हैं, अपने को तो चाहिए बिल्कुल मसालेदार जहरीला खाना, कतई जहरीला जहर चाहिए अपने को। ये सादा खाना आपने को सूट नहीं करता, लेकिन फिर मैंने खा लिया। तो दिन भर यही करते अपन, घूमते फिरते चलते, थोड़ी देर चलता, मतलब उनने बोला कॉरिडोर है ना, मतलब जो बीच का है, वहां पे चलो लंबा, और चलो जैसे थक जाओ आके बैठ जाओ। तो दिन भर हमने यही करा, चले फिरे तो मतलब ओवरऑल इंडियन आईसीयू में रखा, तो मेरी रिकवरी बहुत ही अच्छी हो रही थी। जनरल वार्ड में मैंने देखा कि बिल्कुल सही है बंदा, इससे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो इन्होंने ठीक है हम आपको कल सुबह डिस्चार्ज कर देंगे। जो डिस्क बाहर निकली हुई डैमेज दे गई थी नर्व्स को, वो डैमेज तो अभी भी है, अभी मेरा पंजा नहीं उठ रहा है, बहुत ही हल्का हल्का हिल रहा है। वो इंप्रूव होगा फिजियोथेरेपी के थ्रू ही। लेकिन सर्जरी के बाद एक चीज अच्छी होगी, जो मेरे खड़े होने पर दर्द हो रहा था ना, कि मैं खड़े नहीं हो पा रहा था बहुत ज्यादा, 2-3 मिनट से ज्यादा, वो मेरा गायब हो गया। तो चलो एटलीस्ट मैं खड़े तो पा रहा हूँ, खड़े हो तो धीरे धीरे चल लेंगे एटलीस्ट, पैर तो क्या कमजोर हो ना, वापस मजबूत बना लेंगे। तो जो हॉस्पिटल की फिजियोथेरेपिस्ट थी वो भी उस दिन आई मेरे पास, उन्होंने मेरे को थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कराई कि ये करना आप जब भी आपको टाइम मिले। दिन भर आपको मतलब लेटना है नहीं, आपको या तो चलते रहना है, फिर 2-3 बार एक्सरसाइज तो करनी है आपको। तो फिर डिस्चार्ज के दिन आते हैं। डिस्चार्ज वाला दिन आया सुबह 8-8:30 के आसपास, उन्होंने बोल दिया कि आपको डिस्चार्ज करेंगे, आज फाइनल हो गया। और पेपर वर्क वगैरह हुआ, मेरे को 1-2 बजे के आसपास डिस्चार्ज कर दिया। 2-2:30 बजे के आसपास मैं घर पहुंच चुका था। तो डॉक्टर ने मेरे को अभी करंटली ये बोला हुआ है कि अभी मेरे को घर से बाहर निकलना अलाउड नहीं है, क्योंकि क्या मैं थोड़ा धीरे धीरे चलता हूँ ना, राइट वाला फुट अभी भी थोड़ा सा लटका हुआ है, तो चलते हुए कहीं ट्रिप होकर गिर नहीं जाऊं। लेकिन आज मैं गिर गया ट्रिप होकर गोडे के बल, लेकिन होपफुली पीठ पे कोई नुकसान नहीं हुआ, मेरे बच गया मैं। तो अभी 1 हफ्ते मेरे को घर पे रहना, जब तक मेरे टाँके नहीं खुल जाते। जो संडे आएगा के अंदर मेरे टाँके खुलेंगे, तब मैं घर के बाहर आ सकता हूँ, और तभी मेरी बैक की एक्सरसाइज शुरू होगी। अभी मैं फिजियोथेरेपी घर पे करवा रहा हूँ किसी से, और फिजियोथेरेपी अच्छी चल रही है, मतलब काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। जिस दिन मैं हॉस्पिटल से घर आया ही था तो बहुत ही मटक के चल रहा था, पैरों में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था चलने में। लेकिन अभी इतना इंप्रूवमेंट हो चुका है कि मैं नॉर्मली थोड़ा चल पा रहा हूँ, बस पंजा लटका हुआ है, लेकिन उसके अलावा तो मैं थोड़ा नॉर्मली चल पा रहा हूँ। और अभी तो फिजियोथेरेपी केवल लेग्स की और पंजे की एक्सरसाइज हो रही है। एक बार टांके खुल गए ना, तो ऐसा मतलब पूरी बैक की भी वो स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज करेंगे, ताकि थोड़ा रिलैक्स हो जाऊं और सब बढ़िया हो जाए बिल्कुल। और अभी करंटली उन्होंने मेरे को बहुत सारी दवाइयां भी लिखी हुई है, नर्व डैमेज की लिखी हुई है, पेन किलर लिखी हुई है, जो मैं दिन में 3 बार लेता हूँ। तो मेरे को ऐसा कोई पेन तो है नहीं, लेकिन मेरे को ये बहुत इरिटेट कर रहा है
है मेरा पंजा पंजा उठता नहीं है, तो मेरे को पैर थोड़ा ऊपर उठाना पड़ा ताकि वो पंजा जमीन पे नहीं घिसट जाए और मैं गिर नहीं जाऊं। तो थोड़ा भी ऐसे हमारा लगड़े टाइप का ही चल रहा हूं मैं। तो कहने की बात इतनी है कि यार किसको पता था कि ये सुपर बाइक में अपन ऐसा वजन डाल के आएंगे तो उससे कुछ ऐसा स्लिप डिस्क होगा जो बाद में जाके इतना बढ़ जाए कि पंजा ही काम करना बंद कर जाए। अब इसमें गलती किसी की नहीं यार, होने को चीजें हो जाती है, मेरे साथ भी हो गई। तो यार हर चीज होती है ना, उसको करने का एक तरीका होता है, ठीक है। अब तुम्हारी सुपर बाइक हो गई, ठीक है। अब टूरिंग बाइक आपकी अलग है, जैसे कि आपकी जीएसए वगैरह हो गई, आपकी ड्यूक एडवेंचर हो गई, उस टाइप की हो गई, हिमालयन हो गई। उसमें क्या सामान टांगने की जगह होती है पीछे की तरफ, वहां पे आप सामान टांग सकते हो, भारी को ले जा रहे हो। तो इन जनरल आप सुपर स्पोर्ट पे जा रहे हो तो आपको पीठ पे उतना वजन टांगना ही नहीं होता। ये बाइक ट्रैक बाइक है, तुमने ट्रैक पे देखे हो ना, जो रेसर होते हैं क्या करते हैं, पीठ पे वजन टांग के जाते हैं क्या? वो नहीं जाते ना, उनके तो हल्के से हल्के पूरे सूट होते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा तेज जा सके, ठीक है। उनकी पीठ पे कोई वजन नहीं होता बिल्कुल, उनका तो वजन भी बहुत कम होता है, तो राइडर्स होते हैं। तो यार गलती मेरी थी कि यार इतना वजन मैं पीठ पे टांग के जाता था, मतलब अब मैं 10R पे और क्या ही करूं, पीछे मैं बांध नहीं सकता, मेरा तो हर हफ्ते जहां रहता है, कितने बांधूंगा, गिर फिर गया तो दिक्कत है ना। तो मैं पीठ पे बांध के जाता था, तो उसने इतनी दिक्कत कर दी विद टाइम मेरे, कि मेरे फाइनली एक दिन जवाब दे गई पीठ। तो कहने का इतना मतलब है कि यार हर चीज करने का कुछ तरीका होता है, उसको उसी तरीके से करना चाहिए, ठीक है। ये जो अपनी बाइकें हैं, जो सुपर बाइकें होगी तुम्हारी ये हो गई तुम्हारी जैस्टानर हो गई, BMW हो गई, डुकाटी जो भी होगी तुम्हारी, ये बनी है ट्रैक वाली सड़कों पे चलने के लिए। ये नहीं बनी है ऑफ रोडिंग के लिए, ये स्पीड ब्रेकर्स पे कुदाने के लिए नहीं बनी है, खड्डों में चलाने के लिए नहीं बनी है, पानी में चलाने के लिए नहीं बनी है। ये बनी है सीधी सड़कों पे चलने के लिए। तो कोशिश ये करा करो कि इनको उसी सड़कों पे अपन चलाएं। जिस चीज के लिए बेहतरीन काम करने के लिए बनी है उसको उसी तरीके से चलाओ, तो तुम्हारा ही फायदा है। अब मैं तो मानोगे नहीं, इतना बावड़ा था 10R को तो मैं कहाँ कहाँ चढ़ा रखा है। ये देखो पानी में चला रखा है, ये देखो मैंने इसको पहाड़ के ऊपर चढ़ा रखा है। मैं ज्यादा सोचता नहीं था, मेरे को लगता है यार बाइक है चल तो जाएगी ना, क्या दिक्कत है, बस सस्पेंशन की दिक्कत होगी। दिक्कत बाइक की सस्पेंशन की, दिक्कत मेरे सस्पेंशन की जो बैक होती है ना उसकी दिक्कत थी। तो यार मैंने 10R जैसे चलने के लिए बनी है उसको उस तरीके से नहीं चलाया, तो आज मैं देखो यहाँ पे बैठा हूँ, पंजा काम नहीं कर रहा। अपन बच गए, अपने सही टाइम पे सर्जरी करा ली, तो ये होपफुली फिजियो से रिकवर हो जाएगा पूरा। लेकिन अब ZX 10R का क्या करना है मेरे को सोचना पड़ेगा। मतलब ऐसा मैंने फिक्स तो नहीं सोचा है कि अब कभी राइडिंग नहीं करूंगा। और ईमानदारी बताऊं, जैसे मैं तुम्हें पहले बताया कि मैं हार्डकोर राइडर था भी नहीं, मैं तो शौक के लिए ली थी। तो देखते हैं यार इसका क्या करते हैं, या तो इसको बेच के कार ले लूंगा, या फिर इसको बेच के कोई ऐसी बाइक ले लूंगा जो मतलब पीठ पे ज्यादा लोड नहीं डाले, मतलब इसका पोस्चर बहुत ज्यादा अग्रेसिव नहीं हो। कोई टूरिंग बाइक ले लूंगा, कोई हार ले लूंगा, या फिर कोई कार ही ले लेंगे। अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है मेरा। अभी मेरा पूरा ध्यान है मेरे पंजे को ऊपर उठाने पे, इसकी रिकवरी के ऊपर मेरा पूरा ध्यान है इस समय। तो ये तो जो तुम मेरे से इतने टाइम से इंस्टाग्राम पे पूछ रहे हो क्या हुआ है भैया आपके साथ क्या हुआ, ये मैंने तुम्हें बता दिया। थोड़े बहुत और तुम्हें क्लिप्स दिखा देता हूं। मतलब मैं जब हॉस्पिटल में था तभी मैंने 1-2 क्लिप्स रिकॉर्ड करी थी। मतलब तुम्हें फेस पे डर दिखेगा सर्जरी के पहले का क्या होता है, वो जाके देखो। ये क्लिप क्या बोलना चाह रहा है अपनी जनता को? मैं बोल रहा था जो अपने स्लिप डिस्क को आता ना, उसकी कंडीशन आज यहाँ तक पहुँच चुकी है कि मेरा राइट पैर पूरा पैरेलल हो चुका है। तो मेरे को सर्जरी करानी पड़ेगी आज ही, और कोई ऑप्शन नहीं। तो वही ZX 10R का मैं भूल चुका कम से कम 1 हफ्ते तक। तो मेरे को दे रहा है ना तेरी 10R? तेरे को मुंह में दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ। सही होने के बाद तो 10R तेरी, मेरी और मोन्टू की। किसी को कुछ नहीं मिल रहा, मुंह धो के मत बैठो, तुमकी 10R तुम्हारी। साले को यहीं छोड़ जाऊंगा ऐसे ही। मेरे दोनों पैर कट गए ना, फिर मैं 10R चलाऊंगा, दोनों साइड में पहिया ऐसे ही। ये मेरे को यहाँ पे इमरजेंसी में जस्ट लाए थे और मेरे टेस्ट वेस्ट हो रहे थे। मतलब लेटते ही मेरे अंदर खून निकाल दिया था, टेस्ट होना शुरू हो चुके थे। तो मैं जीव चिंटू से कुछ बात कर रहा था, हंसी मजाक कर रहा था कि माहौल लाइट हो जाए। क्या सभी डरे हुए थे ना कि यार अब 29 की उम्र में सर्जरी, यार इतनी कम उम्र में किसकी सर्जरी होती है बताओ। तो सभी डरे हुए थे, मैं थोड़ा माहौल लाइट कर लेते यार। और ये देखो, ये मेरी जनरल वार्ड के अंदर बनाई हुई क्लिप है। जब मैं खड़ा, जिस दिन मैं खड़ा होना शुरू ही हुआ था, जब डॉक्टर ने बोला था आप खड़े हो सकते हैं, ये उस टाइम की क्लिप है कि खड़े होने में मेरे को कितना टाइम लगता था। अब तो 3-4 दिन में मान लो कि फिजियोथेरेपी वगैरह और क्या चलना बहुत ज्यादा हो गया ना मेरा, तो अब मैं थोड़ा ठीक हो चुका हूँ, तो आराम से खड़े हो जाता हूँ। लेकिन उस समय मेरे को खड़े होने में कितना टाइम लग रहा था ये देखो एक बार। थोड़ा पेन हो रहा था मेरे को बैक के अंदर। तो यार एक तो इतनी कम उम्र और सर्जरी हो रही है, तो डर तो वैसे था, लेकिन मेरा तो काम था बस डर को कॉन्कर करने का। बाकी जो भी हॉस्पिटल के अंदर पेपर वर्क था और बाकी जो भी फॉर्मेलिटी थी वो मेरे 2 भाई हैं, इन्होंने पूरी कर ली। मतलब ये नहीं होते तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम आती यहाँ पे, कौन ही करता जयपुर के अंदर। तो इन दोनों ने काफी सारी मदद करा दी मेरी, तो बिल्कुल स्मूथली हो गया सब कुछ। तो यार सर्जरी के बाद मैंने ये सीखा कि जिंदगी खाली एक ही बार मिलती है, ठीक है ना। ठीक है बुखार हो गया अलग बात है, खांसी हो गया अलग बात है, लेकिन ये जो है ना, अगर ये ठीक नहीं हुआ तो मेरी जिंदगी भर की गई ना। फिर बताओ मैं ना कभी राइड कर पाऊंगा, ये पंजा काम नहीं करा
रहा तो मैं कभी कार भी नहीं चला पाऊंगा, मैं ढंग से चल भी नहीं पाऊंगा, मैं घूमने नहीं जा पाऊंगा, पहाड़ पर नहीं चढ़ पाऊंगा, ट्रैकिंग नहीं कर पाऊंगा, स्विमिंग नहीं कर पाऊंगा। ऐसी बहुत सारी चीजें जो मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने 10R पे वो बैठ के वजन टांग के चुतियापा करा था। तो ये छोटे छोटे चुतियापा आप जो करते हो ना, व्हीली मारना, स्टॉपी मारना, तेज चलाना, ये सोच लिया करो कि यार मैं भी ये सोचता था कि मैं तो साला बिल्कुल पहलवान हूँ, मेरे को तो कभी कुछ होगा ही नहीं। हो गया ना पहलवान को भाई साहब। मैंने 280 पे बाइक भगाई हुई है, मैंने ऑफ रोड पे चलाई, मैंने तालाब में चलाई हुई है, उन सब से मेरे को कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल सेफ था। लेकिन देखो हुआ किस चीज से, ज्यादा वजन टांगने की वजह से। तो मैंने तो ये सोच लिया कि यार अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखूंगा मैं बढ़िया से। एक बार ये मेरा फुट रिकवर हो जाए ना तो मैं प्रॉपर बैक की स्ट्रेचिंग मतलब मेरी क्या बॉडी थोड़ी रिजिड टाइप की, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने में मैं ध्यान दूंगा और मैं पहलवानी वाले काम थोड़े अभी कुछ टाइम के लिए बंद कर दूंगा। 3 महीने तक तो मैं कुछ जमीन पे पड़ा हुआ भी नहीं उठा सकता। डॉक्टर ने इतना बोला कि 3 महीने तक तो आपको कुछ उठाना नहीं है, आपको पूरा ऐसे चलना है कि आप मतलब बुढ़े हो चुके हो, आपको आपकी बैक पे लोड डालना ही नहीं है। मतलब आप रनिंग भी नहीं कर सकते क्योंकि उससे भी क्या बैक के ऊपर जोर आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो मैं बस अभी चल सकता हूँ और फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइज कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता। देखो 2025 की कितनी गंदी शुरुआत हुई मेरी, लेकिन शुरुआत कैसी भी हो यार, अभी तो शुरू ही है साल, पॉजिटिव रहना चाहिए। कुछ बुरा हुआ है कुछ अच्छा होगा। तुम लोग भी अपना ध्यान रखा करो यार। जो भी मेरे राइडर भाई जो भी मेरे ग्रुप में राइड करते हैं, नहीं पता कि कब क्या हो जाए यार, आराम से चलाया करो, ठीक है। आराम से मतलब यूं तो नहीं कह रहा सुपर बाइक लेके 30-40 में चलाओ, 150 बहुत है, 200 भी चलो चला ली कभी खाली आए दिखा के। तुम्हें भी पता है कि अपनी इंडियन सड़कें ऐसी है नहीं कि तुम यहाँ पे 200-250 भगा पाओ, व्हीलियां मार पाओ। बीच में कभी भी कुछ कुत्ता बिल्ली इंसान बुड्ढा गांव वाला आ गया, तुम गए। तो अपना ध्यान रखा करो। देखो तुम्हें कुछ हुआ तो केवल तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। जो भी तुम्हारे फैमिली वाले दोस्त हैं, जो भी तुमसे जुड़े हुए, उनको भी प्रॉब्लम होगी ना यार। अब तुम्हारा एक पैर काम करना बंद कर गया, बताओ दुनिया भर की प्रॉब्लम नहीं हो गई, तुम चल फिर नहीं पाओगे, घर वालों के लिए कुछ कर नहीं पाएंगे, घर वालों पर तुम डिपेंडेंट रहोगे काफी सारी चीजों के लिए। तो अपना ध्यान रखा करो। तो तुमसे बात करते रहूंगा व्लॉग के अंदर, दोबारा अपन मिलते हैं कभी। और मेरे पैर की हालत क्या है बाद में जब मिलूंगा तुमसे वो भी तुम्हें बताऊंगा। फिजियोथेरेपी भी तुम्हें होपफुली दिखाऊंगा कि कैसी क्या चल रही है मेरी। तो मैं चलता हूँ, आप सभी को राम राम।